धोखाधड़ी की खबरें सामने आना अब कोई नई बात नहीं रही, लेकिन खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य भी ठगों के लगातार निशाने पर है। प्रदेश के हर कोने और लगभग हर जिले से ठगी के मामले आए दिन सामने आते रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ ऐसे मामले भी आए जिनके बारे में जानकर आपको हैरत होगी, क्योंकि इन मामलों में टारगेट सिर्फ महिलाओं को बनाया गया था, वो भी कोई 2-4 नहीं बल्कि 40,000 से भी ज्यादा महिलाएं। जी हाँ, माना जाता है कि अक्सर हर तरह के अपराध के लिए महिलाएं सॉफ्ट टारगेट होती हैं, लेकिन प्रदेश की ये 40,000 महिलाएं किसी अन्य अपराध जैसे रेप, छीटाकशी या फिर चेन स्नैचिंग का शिकार नहीं हुई, बल्कि ठगी का शिकार हुई हैं। वो भी अचानक से नहीं, वरन बीते कई सालों से शिकार बनाई गई। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतुसेन और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज का खास कार्यक्रम विश्लेषण। आज ठगी से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, विशेषज्ञों से भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए एशियन न्यूज की ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में महिलाओं से ठगी का सिलसिला जारी है। 40,000 से भी ज्यादा महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी की गई। इस ठगी का जाल कई साल से बुना जा रहा था। इस जाल में कोई एक नहीं बल्कि राज्य के कोरबा, बालोद, जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले भी शामिल हैं। सबसे पहले जानिए कैसे 37,000 महिलाओं को ठगी के जाल में फंसाया गया। फ्लोरामैक्स नाम की कंपनी साल 2022 में बनी। इस कंपनी ने महिलाओं को रोजगार दिलाने के नाम पर झांसे में लेना शुरू किया। महिलाओं को 30-30 हजार रुपए के लोन बैंक समेत 45 निजी फाइनेंस कंपनियों से दिलवाए गए। इसके बाद निवेश के नाम पर कंपनी ने पूरी राशि अपने पास रख ली। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला। बाद में व्यापार में घाटे का हवाला देकर कंपनी ने किश्त की राशि देनी बंद कर दी। जिन महिलाओं के सर पर लोन है, निजी फाइनेंस कंपनियां उन पर वसूली का दबाव बनाने लगी। इसके बाद लोन लेकर सामान के बदले कंपनी में निवेश करवाने के नाम पर ठगी का ये पूरा खेल सामने आया। पुलिस जांच में अब तक कुल रकम 110 करोड़ रुपए आंकी गई है। अब आपको बताते हैं कि कैसे महिलाओं को लोन दिलाकर कंपनी में निवेश कराया गया। कोरबा में फ्लोरामैक्स कंपनी के डायरेक्टर अखिलेश ने शहर के सिटी सेंटर मॉल में मार्ट की तर्ज पर कारोबार शुरू किया। महिलाओं को कंपनी से जोड़ने के लिए नेटवर्किंग का जाल फैलाया। उन्हें एक निश्चित आय का प्रलोभन देकर माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन दिलवाया। फिर इसी रकम को कंपनी ने निवेश करवाकर ग्रोसरी उत्पाद गांव में घूम कर बेचने और खुद इस्तेमाल के लिए दिया। महिलाओं से कहा गया कि लोन की राशि जमा करने के लिए कंपनी की ओर से 2700 रुपए बतौर सैलरी हर महीने मिलेगी, लेकिन इन सारे दावों की पोल परत दर परत खुलती गई। कंपनी में निवेश करने वाली महिलाओं ने बताया कि करीब 4 महीने से भी ज्यादा समय तक कंपनी ने उनकी किश्त चुकाई, अपना नेटवर्क बनाया। कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, मुंगेली और बिलासपुर की महिलाओं को कंपनी की स्कीम बताई। साल 2024 में कंपनी पर विश्वास बढ़ने लगा और तेजी से महिलाएं इस कंपनी से जुड़ने लगी। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र की घरेलू रोजी मजदूरी करने वाली महिलाओं ने इसमें निवेश किया, लेकिन पिछले 4 महीने से जब कंपनी ने सैलरी और कमीशन की राशि देनी बंद कर दी और लोन देने वाली कंपनी ने महिलाओं को लोन की राशि जमा नहीं होने पर नोटिस भेजा और वसूली का दबाव बनाया, तब महिलाएं शिकायत करने पुलिस थाने पहुंची। जो भी बोला थे तुम घर बेच के देवा, अपन आप ले बेच के देवा, तो बोला साथ कि महिला के हमन सुरक्षित के लिए बहुत कुछ करते। बोलते ना महिला एकता है, महिला वो है, महिला कुछ नहीं, महिला सिर्फ ना नारी की कीड़ा समझाती, वही नाम से ना कोई सहयोग मन के नहीं करते। पूरा सरकार जब देखा थे कि अत्ते का लोन होते ऐसे होते करके, तो कर इनकम टैक्स बताती। एक दीदी है 5-6 लोन लेते तो वो कहाँ जाते का करके, एक दीदी है 1 महीने में 2-3-4 लोन लेते तो वो राखी दिखिस कि नहीं दिखिस। सरकार है खुद बोला थे कि मतलब हम लोन देवा मतलब अब जनता लोग पूरा मारा करके, अब अभी सरकार देखा तो है ना भाई। पुलिस के मुताबिक फ्लोरामैक्स कंपनी के डायरेक्टर अखिलेश और उनके भाई राजू सिंह ने महिलाओं का एक बड़ा ग्रुप तैयार किया था। सुनियोजित तरीके से टॉप 10 लीडर्स भी बनाई गई थी। कंपनी का मास्टरमाइंड अखिलेश 3 साल पहले ही कोरबा में आया। उसने कबूल किया है कि ठगी के लिए 3 स्तर पर नेटवर्क तैयार किया गया था। एक महिला लीडर थी जो 40 लाख रुपए लेकर चंपत हो गई। इसी तरह कुछ और लीडर ने भी घोटाला किया, जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हुई।
अब तक इस मामले में कंपनी के 2 डायरेक्टर समेत 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जैसे कि मैं ज्ञापन अवलोकन कर रहा हूँ, इसमें फ्लोरामैक्स कंपनी के संचालक जो अखिलेश सिंह है, उनके साथियों द्वारा जो है कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से षड्यंत्र कर, धोखाधड़ी कर रकम हड़पा है इनका। तो विभिन्न गांव से अभी महिलाएं आई हुई हैं, तो इन संचालक के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। इस पर जो है जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब आपको लिए चलते हैं एक और मामले की ओर। बालोद जिले के 112 से अधिक गांव की हजारों महिलाएं ठगी का शिकार हो गईं और एक व्यक्ति के झांसे में आकर अपने लाखों रुपए गंवा दिए। अब बैंक वाले उन्हें लोन चुकाने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिसके चलते अब वह पुलिस और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस मामले में 30 करोड़ से भी अधिक रकम की होने की धोखाधड़ी की बात सामने आई है। दरअसल 3 साल पहले से खोरबाहरा राम निषाद नामक व्यक्ति ने एक जाल बिछाया, जिसमें सबसे पहले तो वनांचल क्षेत्र के गांवों में जाकर महिलाओं का समूह तैयार किया और सभी महिलाओं को अपने भरोसे में ले लिया, जिसके बाद महिलाओं को अलग अलग बैंकों से लोन लेने के लिए उकसाया और महिलाएं इनके जाल में फंसती चली गईं। शुरुआत में तो खोरबाहरा ने जिन महिला समूह से पैसे लिए थे उन्हें कुछ माह तक महिलाओं के माध्यम से चुकाता रहा, लेकिन जैसे ही उसका जाल बढ़ता गया तो उसने लोन चुकाना भी बंद कर दिया। इसके चलते अब महिलाएं परेशान हैं। ना ही वह लोन लिए पैसे का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ना ही बैंक में चुकाने के लिए उनके पास पैसे बचे हैं। धोखाधड़ी का शिकार हुई महिलाओं को डर इस बात का है कि अगर पुलिस के पास शिकायत कर देती हैं और आरोपी के खिलाफ कार्यवाही हो जाती है तो उनका पैसा वापस कौन करेगा। इसलिए अब तक कई महिलाएं पुलिस के दरवाजे पर तो आ जाती हैं, लेकिन कार्यवाही की बात सुनकर वापस अपने दरवाजे लौट जाती हैं। लेकिन कुछ महिलाओं ने गुरूर और डोंडी थाने में पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। 10 साल हो गए मोला इसे की ही रामनगर से आई घर के तब में के दाई में लोन दिला मोला में है तोला एक बैंक से 4,000 5,000 दूँ तब जनता मल्ला ऐसले कह के ही अब मिलते विश्वास के साथ तोर कसम खा के कहा तुम ये सब लोग के पटहूँ में ब्याज मुक्तू था ऐसे कह के कि अब सब जनता वाला पैसा लदी से और वो सब पैसा लेगी सब पटात रही से। अब 2 महीना हो गए नहीं पटात है। पटहूँ कहीं कहा थे बालो थाना में घलो की पटहूँ कही थे पटात नहीं है। यहाँ लुकाते वहाँ जाता पटहूँ कहते तो बैंक वाले तो आज हम एकदम परेशानी करते। सर हमन बैंक से 3 बैंक से लोन निकाले हैं 50,000, किसी में 45,000, किसी में 30,000। तो उसमें से बैंक वाले आ रहे हैं, कभी 1 तारीख को आ रहे हैं तो कभी 5 तारीख लोग को। हम लोग कहाँ से पटाएंगे सर? यहाँ हम लोग माइक्रो लोन से लोन लिए हैं, उसको दूसरे लोग को दे दिए हैं। किसको दिए हैं? खोरबाहरा सर को। खोरबाहरा सर निषाद। क्यों दिए हैं? वो बिजनेस के लिए, वो बिजनेस कर रहा है सर। वो क्या बिजनेस कर रहा है? मशरूम थाना डोंडी में कल डोंडी ब्लॉक की कुछ महिलाओं द्वारा शिकायत प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति के द्वारा कुछ रकम उनसे अलग अलग बैंकों से उधार उनके नाम से लेकर उनके द्वारा मशरूम उत्पादन के नाम पे उनसे लिया गया है, लेकिन अब उसका जो रकम है वो बैंकों को जमा नहीं किया जा रहा है। इस वजह से बैंक वाले उनके घर पे रकम जमा करने के लिए तस्दीक कर रहे हैं। इस वजह से वो उन्होंने एक शिकायत जांच के लिए दिया हुआ है कि क्यों वो जो लोन का अमाउंट है वो जमा नहीं हो पा रहे हैं। इस पर जांच आवेदन प्राप्त होने पर थाना डोंडी पुलिस के द्वारा जाँच की कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग महिलाओं से कथन लेखबद्ध कर वास्तव में जो मामला हुआ है वो क्या है इसकी बारीकी से तस्दीकी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार अलग अलग जिलों से महिलाएं ठगी का शिकार हो रही हैं, चाहे वो ग्रामीण अंचल की महिलाएं हों या फिर शहरी अंचल की। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आयुष गुहा एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं, जो हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और लगातार ऐसे ही मामलों पर अपनी राय देते आए हैं। चलिए हम उनसे सीधा बातचीत करते हैं और जानते हैं कैसे इस पूरी ठगी के जाल से निकला जा सकता है। आयुष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य सरकारें इस क्षेत्र में क्या कुछ कर सकती हैं जिससे महिलाओं को इस ठगी से बचाया जा सकता है?
जी हाँ, बेसिकली राज्य सरकार को चाहिए कि इसके लिए कोई कमेटी या इस तरह की एक गठन किया जाए। एक अवेयरनेस प्रोग्राम की ज़रूरत है जिसमें गवर्नमेंट अलग-अलग तरीके के लोन से रिलेटेड या अलग-अलग चीज़ों के लिए स्व सहायता समूह को किसी एनजीओ के माध्यम से या अपने ही खुद के एक कमेटी बना के पुलिस के थ्रू या अलग-अलग उसके लिए कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू लोगों को इस बारे में जानकारी दे कि आपको इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये लोन का प्रोसीजर होता है। अगर आपको कोई इस तरह की लालच देता है कि कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट वाली चीज़ों के बारे में बताता है, तो इसके बारे में पुलिस को सूचना दें। आप उन चीज़ों को वेरीफाई करने की कोशिश करें कि किस तरह से क्या जो कंपनी है जो आपको लोन दिलाना चाह रही है वो जेन्युइन है या नहीं है, लीगली आपके पास क्या क्या ग्राउंड है। अगर आप लोन ले लेते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पास क्या लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी कंपनीज को के थ्रू भी देना ज़रूरी है। और साथ ही साथ में मैं ये चाहूँगा कि जो भी स्टेट पुलिस है, आइदर जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको इसके लिए एक कलेक्टर के पास एक कमेटी बनाना चाहिए जो कि इन चीज़ों को रिव्यू करे कि कितने महिलाओं को स्व सहायता समूह को लोन दिया जा रहा है, वो किस निधि से दिया जा रहा है, इसमें कितनी प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व हैं और किस पर्पज़ के लिए दिया जा रहा है। और इसके बारे में महिलाओं को कलेक्टेड ऑफिस के माध्यम से या जिला पंचायत के या किसी भी इस तरह के ऑफिस के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाए कि यदि आप लोन लेते हैं तो आपको ये इश्यूज़ हो सकते हैं या आपको इसके आगे ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आपको कोई प्रॉफिट या इस तरह का झांसा तो नहीं दिया जा रहा, इस तरह की एक एनओसी कलेक्टेड ऑफिस से या कहीं से मिलनी चाहिए, तब जाके इस तरह के मास लेवल पे जो लोन या इस तरह की चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। आयुष, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं महिलाएं खासकर इसका ट्रैप में आ रही हैं, महिलाओं को किस तरीके से इससे बचाया जा सकता है? जी हाँ, महिलाओं को बचाने के लिए हमारे पास एक सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि एक तो जो हम लोगों ने बात की अवेयरनेस प्रोग्राम की, क्योंकि महिलाओं को लीगल और टेक्निकल चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन कम होती है, क्योंकि जनरली आज की जो हम हिंदुस्तानी परंपरा है यहाँ पे महिलाओं को जनरली हाउस वाइफ की तरह पे ज़्यादा देखा जाता है, तो उनको इन सारे चीज़ों के बारे में पता नहीं होता और कहीं ना कहीं उनके मन में ये होता है कि वो फाइनेंशियली थोड़ा इंडिपेंडेंट बन सकें, जो उनकी डिपेंडेंसी होती है उस चीज़ को कम कर सकें। और उसी का फ़ायदा ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं या जो फ्रॉडस्टर होते हैं या क्रिमिनल्स होते हैं वो उठा लेते हैं। इन चीज़ों से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इनके लिए एक एजुकेशनल प्रोग्राम रन किया जाए, जो कि अलग अलग लाइक मीडिया इसके लिए सामने आए या अलग अलग जो एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ये सामने आए और उनको इन चीज़ों के लिए एजुकेट करें। क्योंकि जब तक इनको इस बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी, एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, तब तक इन चीज़ों को रोकना बहुत मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि अब जो महिलाएं इस ट्रैप में आ चुकी हैं, वो इस ट्रैप से अब कैसे निकल सकती हैं? उसके लिए क्या कुछ उपाय किए जाने चाहिए? जी हाँ, बेसिकली अगर हम लोग लीगल पे बात करें तो कंपनीज एक्ट में ये चीज़ प्रावधान है कि कंपनीज के ऊपर रिकवरी की जा सकती है। यदि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं या ऑनलाइन हुए हैं या उनके कंपनीज के अकाउंट में डिपॉजिट्स हुए हैं, तो उन डिपॉजिट्स को कभी भी आरबीआई के थ्रू या फिर बैंकिंग के थ्रू फ्रीज़ किया जा सकता है और उस ट्रांजैक्शंस को वापस रिवर्स करके जिन जिन कंपनी से लोन लिया गया था जिनके नाम पे, उनको रिवर्स किया जा सकता है। और डायरेक्टर्स के ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है, साथ ही साथ में उनकी प्रॉपर्टी भी सीज़ की जा सकती है ताकि इस जो पैसे की रिकवरी उनसे की जा सके। तो महिलाओं को काफ़ी हद तक अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सुरक्षित किया जा सकता है। आयुष, हमने अभी जो केसेस देखे अभी लगातार, उसमें हमने एक चीज़ नोटिस किया कि 45 से ज़्यादा संस्थाएं थी, उसमें माइक्रो फाइनेंस कंपनियां भी थी, कुछ बैंक भी शामिल थे, लेकिन कुछ रजिस्टर्ड थे, कुछ अनरजिस्टर्ड थे। इसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि वो रजिस्टर्ड कंपनी है, और अगर हैं तो हम कौन से रजिस्टर्ड कंपनी में अपने पैसे डालें? जी हाँ, बेसिकली यदि आप चेक करना चाहते हैं तो आप जस्ट गूगल कर सकते हैं MCA मास्टर डेटा या MCA दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको कंपनी सर्च करने का ऑप्शन होता है। वहाँ पे आप जैसे ही कंपनी का नाम लिखते हैं और साथ में आप जो उसमें कैप्चा होता है सिक्योरिटी के लिए, उस कैप्चा को डालते हैं, सबमिट करते हैं, तो वो आपको कंपनी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन दे देता है, लाइक रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, ईमेल आईडी क्या है, डायरेक्टर्स कौन कौन है, कब रजिस्टर्ड हुई है, किस प्रोस्पेक्टिव में वो रजिस्टर्ड हुई है। तो ये सारी जानकारी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, जो कि ईजिली अवेलेबल होती है। तो कभी भी आप कंपनीज की का डेटा अगर चेक करना चाहते हैं, किसी भी कंपनी को वेरीफाई करना चाहते हैं रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो आप हमेशा MCA की वेबसाइट पे जाके ये इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। एक चीज़ और हमने देखा है आयुष की, 40,000 से ज़्यादा महिलाएं इसकी ट्रैप में आई हैं। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी बहुत वेरी करती है इस तरीके के मामले में, उससे हम कैसे बच सकते हैं? जी हाँ, जो एक हार्ड अवेयरनेस वाली चीज़ें होती हैं कि लोगों को लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। जैसे बीच में देखा गया था कि क्रिप्टो के बहुत केसेस आ रहे थे जिसमें लोग क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, उनके साथ में ठगी हो रही थी। तो इन चीज़ों से बचने का एक सिंपल सा तरीका है, आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले आप गूगल पे जाके MCA की वेबसाइट पे, जैसे कि मैंने बताया, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ में आप वहाँ पे बैंक अकाउंट और उसकी लिस्टेड इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो आप उस बैंक में भी जाके पता कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कलेक्टेड ऑफिस से भी जाके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इधर जो भी आपका नज़दीकी थाना होता है वहाँ से जाके सूचना ले सकते हैं कि क्या यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, क्या आप इसमें बता सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको थाना या जो लोकल पुलिस होती है वो कम्प्लीटली सहायता करती है।
एक चीज़ हमने इसमें नोटिस किया आयुष की महिलाएं ये सोच रही थी कि हम कंप्लेंट नहीं लिखाते हैं, कंप्लेंट लिखाने से आरोपी गिरफ्तार हो जाएगा, जो उनके पैसे फंसे हैं वो वापस कौन करेगा। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? जी हाँ, बेसिकली लोगों को इसी तरह से डराया जाता है। महिलाएं कंप्लेंट नहीं लिखवाती हैं, इसी वजह से जो क्रिमिनल्स होते हैं इस तरह के फ्रॉड्स को अंजाम देते हैं। तो इसके लिए जो नहीं पैसे वापस कर पाएंगे या कंप्लेंट नहीं लिखाएंगे, ये सॉल्यूशन नहीं है। आप कंप्लेंट लिखवाइए, जैसे ही आप कंप्लेंट लिखवाते हैं उनके अकाउंट्स को फ्रीज़ किया जाता है और आपके जो पैसे हैं वो आपको वापस दिलाए जाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए जो अवेयरनेस वाली चीज़ें हैं उनको करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे ही लाइक ये प्रोसीजर होता है, FIR होती है, अकाउंट्स को फ्रीज़ किया जाता है, विद इन 48 आवर्स जो होते हैं आपके लोन्स के या जो भी आपके अकाउंट से डिडक्शंस हुए हैं। साइबर क्राइम के केसेस में भी यही होता है कि अगर आपके अकाउंट से कोई पैसे डिडक्ट हो जाते हैं तो कंपनीज उसको फ्रीज़ करती हैं बैंक्स के अकाउंट्स को, एंड देन आपको जो पैसे होते हैं वो वापस मिल जाते हैं जनरली 48 घंटे से 7 दिन के अंदर। अभी हाल फिलहाल जो ठगी हुई है उसके पैटर्न पर हम नज़र डालें, चाहे वो बालोद का केस हो, चाहे वो जांजगीर चांपा, कोरबा, जो मेन प्रॉब्लम जहाँ से हमें सामने देखने को मिली है, उसका हमने पैटर्न ये देखा है कि जो सारी महिलाएं हैं वो रोजगार के लिए अपने पैसे डाल रही थी। रोजगार का बहुत ज़्यादा अभाव देखने मिला है। निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये रोजगार देने के मामले में महिलाएं जो ट्रैप में आ रही हैं, इसके लिए क्या उपाय हैं? रोजगार के लिए सरकारें क्या कर रही हैं? यह सरकार की बहुत सी स्कीम्स हैं महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए, जिनमें से मुख्य स्कीम को अगर हम लोग बात करते हैं तो स्व सहायता समूह में छोटे छोटे लोन दिला के कम्युनिटी के थ्रू अलग अलग इक्विपमेंट परचेस करना, या कुछ छोटे लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग जैसे अचार पापड़ या इस टाइप के बिजनेस के लिए कलेक्ट्रेट के पास बहुत सारे फंड्स होते हैं। इसके अलावा CSR 1 में कलेक्टर्स के पास पावर होता है, वो वहाँ की किसी भी बड़ी कंपनी जो CSR के लिए लाइबल है उनके फंड्स को इस तरह की चीज़ों पर डाइल्यूट कर सकते हैं कि वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। तो रदर देन किसी और के पास जाने से अच्छा है कि जो भी कम्युनिटी के लोग होते हैं या महिलाएं हैं उनको अपने क्षेत्र के कलेक्टर से कंफर्मेशन लेना चाहिए कि सर आपके पास कोई फंड्स हैं क्या। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंड्स होते हैं जो कलेक्टर के पास रिजर्व होते हैं, तो उन चीज़ों के लिए आप लोग यूटिलाइजेशन ले सकते हैं। और रोजगार के लिए आपको एक अच्छा प्लान बनाने की ज़रूरत है। आप अपने CA के साथ में, किसी भी जो आसपास में CA हैं उनके साथ बैठिए, कलेक्टर के पास वो प्रपोजल लेके जाइए। डेफिनेटली कलेक्टर उसमें आपकी मदद करेंगे, चाहे वो बैंक के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से। जैसे कि एक स्कीम बैंक के पास और भी है, PM-EGP या PM विश्वकर्मा योजना। तो इस योजना के तहत भी आपको 15,000 रुपये की किट मिलती है, जिसमें आप सिलाई बुनाई या इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, या और भी अलग अलग तरह की, और 2,500 रुपये आपके अकाउंट में आते भी हैं। तो इस तरह की गवर्नमेंट बहुत सारी स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे स्कीम यूज़ कर रहे हैं, जिनका आप लोग यूटिलाइजेशन ले सकते हैं और इस तरह की हनी ट्रैप या इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है उनसे बच सकते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों के बारे में एक अवेयरनेस के लिए कैंप चलाए, जिसमें लोगों को इसके बारे में बताया जाए कि आपके पास ऑलरेडी एक अच्छे वे में सरकारी उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जिसके थ्रू आप प्रॉफिट भी ले सकते हैं और बिना रिस्क के। तो इन चीज़ों पे अवेयरनेस की अभी ज़्यादा ज़रूरत है। आयुष, हमने एक और चीज़ देखा कि गिरफ्तार आरोपी है वो कह रहा था कि इन्होंने जो एजेंट अपॉइंट किए थे उन्होंने घपला किया है। मैंने तो जो स्कीम चल रही है, जैसे कि आपने बताया कि स्व सहायता समूह की तरफ से उन्हें लोन दिया गया और फिर उन्हें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देते गए और उस पर उन्होंने काम किया, लेकिन आरोपी का कहना था एजेंट्स ने उन्हें धोखा दिया। ऐसी स्थिति में कलेक्टर्स क्या कर सकते हैं, ये संस्थान क्या कर सकते हैं ऐसे एजेंट पर कार्रवाई करने के लिए? जी, बेसिकली अगर मैं लॉ के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं तो मास्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने एजेंट्स के वर्क के लिए, तो अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो जिसने आपको हायर किया है वो आपके सारे एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो टेक्निकली डायरेक्टर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है, बट डायरेक्टर ये चाह सकता है कि उनके पास जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पुलिस वेरिफिकेशन या इसकी इन्फॉर्मेशन होगी, वो पुलिस के साथ सहायता कर सकता है कि उनको पकड़ा जाए जल्द से जल्द और इन चीज़ों की रिकवरी की जाए। लेडीज़ क्यों स्कैम्स का ज़्यादा शिकार हो जाती हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड का ज़्यादा शिकार हो जाती हैं? इसके कुछ कारण ये हैं कि जो फ्रॉडस्टर्स रहते हैं वो यूजुअली जो फीमेल्स हैं उनके इमोशनल एस्पेक्ट का ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि फीमेल्स इमोशनल रहती हैं, इमोशनली ज़्यादा वल्नरेबल रहती हैं, इसलिए वो लोग इन चीज़ों का ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और उनको इमोशनल गेम्स में फंसाते हैं कि घर में किसी की डेथ हो गई है या कुछ चैरिटी के लिए पैसा दे दीजिए, या रोमांटिक रिलेशनशिप्स में अक्सर ये देखा गया है कि उन्हें प्यार के झांसे में फंसा के उनसे पैसे ले लेना या लूट लेना। दूसरा एक कारण रहता है कि हम बहुत सालों से देख रहे हैं, क्योंकि फीमेल्स का रोल बहुत करके घर में सीमित रहता है, तो उनकी फाइनेंशियल नॉलेज जो रहती है, पैसों के लेन देन के बारे में, बैंकिंग के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में जो उनकी नॉलेज रहती है वो बहुत लिमिटेड रहती है, या उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो रहता है वो उनके मेल पार्टनर्स या घर के जो अथॉरिटी फिगर्स हैं बस वही रहते हैं।
थर्ड रीज़न जो हमने देखा, जो नैस्डैक ने बताया, वो ये है कि एक डिफरेंस या जेंडर गैप जो है कि पे में फीमेल्स को यूजुअली कम पे मिलती है। फीमेल्स जो है वो फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल रोल्स में कंपनीज में या प्रोफेशनली कम रहती हैं। तो ये एक कारण भी बहुत बड़ा रीज़न रहता है कि फीमेल्स फ्रॉड का फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार ज़्यादा रहती हैं। दूसरा, नॉलेज जो टेक्नोलॉजी के बारे में है वो भी बहुत लिमिटेड रहती है फीमेल्स की। तो आजकल जो हम देख रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, तो उसमें फीमेल्स जल्दी झांसे में आती हैं। पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हिसाब से जो मेल काउंटर पार्ट है वो 39 to 56% ज़्यादा प्रोन है फ्रॉड्स के लिए, फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए, अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करें। क्योंकि फीमेल्स जो है वो भरोसा करने में थोड़ा समय लगाती हैं, या यही जो हमने रीज़न बताया ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और ये सब करने में थोड़ा सा स्लो रहती हैं, तो वो थोड़ा बच जाते हैं। बट जो अभी के लेटेस्ट डेटा आ रहा है वो थोड़ा सा विपरीत है। तो अभी आपने विस्तार से देखा और समझा महिलाओं से ठगी का पूरा मामला कि कैसे ग्रामीण और शहरी दोनों ही अंचलों की महिलाएं ठगी और धोखाधड़ी की गिरफ्त में आ रही हैं। इस पर एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी, कुछ सुझाव दिए, कुछ सलाह दी। एशियन न्यूज की ओर से अपने सभी दर्शकों से यही अपील है कि इस तरह के किसी भी स्कैम से बचें और वेरीफाइड संस्थानों, कंपनियों में ही निवेश करें। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।